हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अमान के साथ। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये आपके लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको फ्यूचर में मेडिकल स्ट्रीम्स में जाना है, हर एक एस्पेक्ट से, वेदर वो कॉलेज जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कॉमन प्रोसेस देखा था कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ड्यूरिंग दैट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस व्हाट आर द केमिकल इवेंट्स दैट विल टेक्स प्लेस। इसको भी हम डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिस्कस करना थोड़ी सी मुश्किल होंगी। इसके भी आपको 2 या 3 लेक्चर्स हम देंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग दैट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, राइट। उससे पहले तो उसी को हम शुरू करने से पहले जो सबसे पहला आज इवेंट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द एक्रोसोम रिएक्शन, राइट। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? द केमिकल एंड द फिजिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टोटल 5 इवेंट्स होते हैं जिसमें केमिकल और फिजिकल सिग्नलिंग होता है पूरा का पूरा, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो जो एग है स्पर्म के साथ फ्यूज करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले शुरू करने से ये बता दें कि हमने देखा कि जो वो स्पर्म था और एग था उनका फ्यूजन हो चुका था। कौन से पार्ट में? इन द एम्प्यूला इस्थमस रीजन में। और एक चीज़ और बता दूं कि स्पर्म को फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचने के लिए, जस्ट रिमेंबर, स्पर्म को फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचने के लिए, एग तक पहुंचने के लिए 5 to 6 आवर्स का टाइम लगता है। हाउ मच टाइम? 5 to 6 आवर्स का टाइम लगता है। और जब वो एग के पास पहुंच जाता है तो सबसे पहला जो वो प्रोसेस करेगा दैट विल बी द एक्रोसोम रिएक्शन। तो बात क्या है कि हमने देखा था कि एग का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। यहाँ पे बना देते हैं, चलिए थोड़ा सा। हमने देखा था कि इसके बाहर जोना पेल्लुसिडा होता था और इसके बाहर कोरोना रेडिएटा की लेयर होती थी। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस रहता था। अब क्या होगा? सबसे पहले जो रिएक्शन एक्रोसोम, तो एक्रोसोम देखिए, समथिंग इज रिलेटेड टू एक्रोसोम। हमने देखा था कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में एक्रोसोम एक पार्ट होता था। तो क्या होता, अब अगर मैं इसको ब्रीफली अगर आपको बताऊं तो होता बेसिकली क्या है कि जो ये एक्रोसोम होता है, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये स्पर्म एग के कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहले इसके कांटेक्ट में क्या आएगा? एग के कांटेक्ट में आएगा इसका एक्रोसोम का पार्ट। तो ये जो एक्रोसोम होता है कुछ वहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करवाता है। रिलीज करवाने के बाद वो जो है कि मेम्ब्रेन्स होती हैं दो, दैट इज कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्लुसिडा, उनको ब्रेक करता है। दैट इवेंट ऑफ ब्रेकिंग द मेम्ब्रेन ऑफ और डिसॉल्विंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ कोरोना रेडिएटा और द मेम्ब्रेन जोना पेल्लुसिडा through the hydrolytic enzymes that are produced by sperm, that is basically known as acrosome reaction. अगर बात की जाए तो एक्रोसोम रिएक्शन बेसिकली क्या है? इट इज एन एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। एक्सोसाइटोसिस कहने का मतलब क्या है कि लेट अस सपोज दिस इज स्पर्म और ये बनाया मैंने एग का स्ट्रक्चर, ये आगे उसमें जोना पेल्लुसिडा की लेयर, राइट। ये लेट अस सपोज जोना पेल्लुसिडा का लेयर है, ठीक। और इसके बाहर आ गया कोरोना रेडिएटा, दिस इज द कोरोना रेडिएटा लेयर। तो क्या होगा कि स्पर्म सबसे पहले पहुंचेगा किसके पास? कोरोना रेडिएटा की लेयर के पास, और इस मेम्ब्रेन को वो डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। दैट प्रोसेस of breaking the outer membrane of egg, that is corona radiata by acrosome, that is known as exocytosis। यानी कि उस सेल को बाहर से क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। exocytosis of acrosome or the fusion of acrosomal membrane with that of sperm membrane, सॉरी यहाँ पे sperm नहीं आएगा, यहाँ पे egg आएगा, with that of
एग मेम्ब्रेन, यानी कि एक्रोसोमल जो मेम्ब्रेन है उसका एग की मेम्ब्रेन के साथ जो फ्यूजन होने वाला है उसको हम बोलेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन। अब बेसिकली हमारा मकसद क्या है? मकसद क्या है कि जो ये मेल न्यूक्लियस है यानी कि स्पर्म, इसको फ्यूज करवाना है इस फीमेल के न्यूक्लियस के साथ यानी कि एग के साथ। तो देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इस एक न्यूक्लियस को इसके पास पहुँचने के लिए, राइट। सो हमने ये देखा था कि अभी तक जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है वो कहाँ पे है? इस समय इस पर्टिकुलर जगह पे आके रुक गए हैं, यानी कि ये जो इसकी कोरोना रेडिएटा का जो मेम्ब्रेन है, कैपेसिटेटेड स्पर्म्स ने इसको क्या किया है? सराउंड किया है बाहर से, राइट। अब क्या करेंगे? अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स हैं, सो सारे के सारे स्पर्म्स क्या करेंगे? इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने बताया कि केवल और केवल एक स्पर्म ही कामयाब होता है इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में, और वो जो पर्टिकुलर स्पर्म है दैट विल रीच द जोना पेलुसिडा, वो जोना पेलुसिडा के पास पहुंच जाएगा, राइट। अब क्या होगा वहां पे? जैसे ही वो जोना पेलुसिडा के पास पहुंच गया तो याद करिए आपको बताया था कि जो जोना पेलुसिडा है वहां पे 3 रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते थे, दैट इज ZP1, ZP2 एंड ZP3। तो वो तीनों क्या करते हैं? आप याद करिए, आपको मैंने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में कि किस तरह से वहां पे पर्टिकुलर पोलन को पर्टिकुलर स्टिग्मा ही क्या कर पाता है, आप कह सकते हैं स्टिग्मा पर्टिकुलर पोलन को ही क्या करता है? सेंस करता है। इन द सेम वे यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगे जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन पे, वो क्या करेंगे? दे विल एक्ट एज स्पर्म रिसेप्टर। वो ये चेक करेंगे वहां पे कि वो जो वहां पे स्पर्म आ रहा है क्या वो सही है या गलत है। सो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए क्या होगा यहाँ पे बताते हैं आपको, बड़ा ही ब्यूटीफुल ये प्रोसेस है। सो क्या होता है यहाँ पे? 2 एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, या आप ये कह सकते हैं 2 प्रोटीन्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रोटीन है, ये पहला एंजाइम है फर्टिलाइजिन। पहला कौन सा है? फर्टिलाइजिन, और दूसरा है एंटी फर्टिलाइजिन, ओके। सो देखिए जो ये फर्टिलाइजिन है, जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी, जो ये फर्टिलाइजिन है ये प्रोड्यूस करेगा एग, दिस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द एग मेम्ब्रेन एंड दिस एंटी फर्टिलाइजिन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्पर्म। तो ये जो दोनों प्रोटीन हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज। और रिकॉग्नाइज करने के लिए एग की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ये 2 रिसेप्टर होंगे ZP2 और ZP3 which are present on the surface or membrane of zona pellucida, they will act as a sperm receptor। जैसे ही वो स्पर्म को रिसीव करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं इन दोनों का क्या होगा? आपस में इंटरेक्शन होगा, और जब इन दोनों प्रोटीन्स का यहाँ पे एंजाइम्स का इंटरेक्शन हो जाएगा then only the egg membrane will allow that sperm to release its contents। so basically जो यहाँ पे ये एंटी फर्टिलाइजर है, it is basically a key, right? it will act as a key and this fertilizer is a lock। so अगर तो वहां पे राइट की आई तभी वो राइट लॉक वहां से खुलेगा। है ना इंटरेस्टिंग प्रोसेस? काफी मजेदार है। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इतना सा काम तो आप कभी कर ही सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? जैसे ही वहां पे स्पर्म राइट स्पर्म को उसने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या होगा? वो जो पर्टिकुलर स्पर्म होगा वो अपने वहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? क्योंकि उसको पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को तोड़ना है, वहां से मेम्ब्रेन को तोड़ने के बाद ही तो वहां से वो एंट्री कर सकता है। सो जोना पेलुसिडा ने जब उसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो ZP3 क्या करेगी? एक्रोसोम को बोलेगी कि आप अपने कंटेंट्स को यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं, और वहां पे जो ये इसका एक्रोसोम पार्ट होगा इट विल रिलीज सम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच आर नोन एज स्पर्मलाइसिन्स। सो वर्ड क्या है यहाँ पे? स्पर्मलाइसिन्स, यानी कि वहां पे वो कुछ तोड़ेगा। अब जो ये स्पर्मलाइसिन्स होंगे ये वो जो आसपास की मेम्ब्रेन होगी
उसको पूरी तरह से ब्रेक करके एग में एंट्री कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो ये स्पर्म लाइसेंस हैं ये कौन कौन से होते हैं, राइट। सो देखिए बेसिकली ये है इसका एक्रोसोम पार्ट और यहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ से ये अपने प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देता है, तो रिलीज करने के बाद ये पूरा का ऊपर का जो इसका पोर्शन रहता है ये पूरा का पूरा पोर्शन खाली हो जाता है। खाली होने के बाद क्या होता है कि ये इसका जो शेप है कुछ इस तरह से हो जाता है। जब ये पूरे के पूरे यहाँ से प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे, दैट विल बी नोन एज द एक्रोसोमल प्रोसेसेस। फिर उसके बाद क्या होंगे प्रोसेसेस, वो आगे बताते हैं आपको। सो मैंने जिस तरह से बताया कि जो स्पर्म लाइसेंस हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू आता है नीट में, एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। सो सबसे पहला जो स्पर्म लाइसेंस है दैट इज द हाइयालुरोनिडेज। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था हाइयालुरोनिडेज। सो ये हाइयालुरोनिडेज क्या करता है, ये क्या करेगा कि जो फॉलिक्यूलर सेल्स पे मैंने बताया था फॉलिक्यूलर सेल्स पे प्रेजेंट होता है हाइयालुरोनिक एसिड। सो ये क्या करता है, उस एसिड को डाइजेस्ट कर देता है। उस एसिड को डाइजेस्ट करने के बाद वहां पे जो फॉलिक्यूलर सेल्स का मेम्ब्रेन होगा उसको पूरी तरह से ये तोड़ देगा, राइट। सो अगर एग की बात की जाए तो कुछ इस तरह से था एग का स्ट्रक्चर। जो मैच्योर फॉलिकल था, मैच्योर ओवम का जो स्ट्रक्चर था या सेकेंडरी उस साइड, इस तरह से यहाँ पे जोना पेलिसोइडा का लेयर था, ये कोरोना रेडिएटा था। सबसे पहले वो यहाँ के सेल्स को डिसॉल्व करना शुरू करेगा, राइट। उसके बाद सेकंड है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। सो खुद ही बोल रहा है कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स क्या करेंगे, दे विल डिसॉल्व द कोरोना रेडिएटा। वो इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे। डायग्राम आपकी स्क्रीन के सामने आ रही होगी कलरफुल, आप देखिए कि किस तरह से वहां से वो उसको तोड़ रहे हैं। और तीसरे है जोनल लाइसिन और एक्रोसिन। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जोनल लाइसिन यहाँ पे जिस तरह से आपको बता रहा है कि इट विल ब्रेक द जोना पेलिसोइडा मेम्ब्रेन। तो क्या करेंगे, ये जो दो एंजाइम्स हैं या स्पर्म लाइसिन्स हैं, दे विल डाइजेस्ट दैट जोना पेलिसोइडा मेम्ब्रेन। क्योंकि जोना पेलिसोइडा ही एग का जो है मेन मेम्ब्रेन है। अगर वो तोड़ दिया स्पर्म ने, देन इट विल एंटर द एग, राइट। सो बेसिकली क्या हुआ इस पूरे के पूरे एक्रोसोम रिएक्शन में कि कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसोइडा की जो मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हुई ड्यू टू द एंजाइम्स दैट आर रिलीज्ड बाय द स्पर्म्स एंड which will enable the sperm to reach the plasma membrane। और फाइनली वो जो स्पर्म है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाएगा। और ये जो सारी की सारी चेंजेस हुई, all these changes that occurs in the sperm head, तो ये सारी की सारी चेंजेस कहाँ हुई, स्पर्म के हेड में। these are known as acrosome reaction और it is known as acrosome reaction, right। so एक्रोसोम रिएक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए वहाँ पे कुछ को फैक्टर्स का भी बड़ा ज़्यादा रोल होता है। 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा कि कुछ को फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो जैसे कि कैल्शियम हो गया, ऑप्टिमम पीएच, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑप्टिमली चाहिए ताकि वहाँ पे सक्सेसफुल क्या हो, ब्रेकेज हो मेम्ब्रेन्स का। तो ये सारी चीजें एक्रोसोम रिएक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अब क्या हो गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की वो फ्यूज कर जाएगी एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और जो स्पर्म है वो अपने कंटेंट्स को रिलीज कर देगा इनटू दैट एग, राइट। सो उसके बाद वो क्या कह रहा है, एक चीज। तो अब हम किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम थोड़ी और क्लियर कर देता हूँ आपको, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। सो क्या होता है, नाउ लेट अस सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ एग। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके बना देता हूँ। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ एग, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये आ गई, लेट अस सपोज दिस इज द जोना पेलिसोइडा मेम्ब्रेन। ये जोना पेलिसोइडा का मेम्ब्रेन है। और ये आ गया, ये लेट अस सपोज दिस इज कोरोना रेडिएटा। दिस इज कोरोना रेडिएटा। कोरोना वायरस भी चल रहा है ना। चलिए, तो क्या होगा, देखिए स्पर्म ने क्या किया, इस मेम्ब्रेन को तोड़ा और वो अभी कहाँ पे पहुंच चुका है, इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच चुका है, राइट। यहाँ पे वो पहुंच चुका है
तो अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। देखिए ये दो मेम्ब्रेन को तोड़ के वो यहाँ पहुँच चुका है। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ ताकि आपको इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाए। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग। सो जैसे ही स्पर्म जो है एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एग जैसे मैंने आपको पहले बताया वही दो जो प्रोटीन्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन, वो इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होंगे, ये रिलीज होंगे। सो फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन व्हेन दे आर रिलीज, तो होता क्या है, अब इस एग को पता चल चुका है, इस जो ये एग की मेम्ब्रेन है इसको पता चल चुका है कि ये राइट स्पर्म ही है, जिस तरह से राइट पोलन आता था ना। सो ये एग क्या करता है, ये थोड़ा सा इसका वेलकम करता है। क्या करता है, इसका थोड़ा सा वेलकम करता है। तो हम वेलकम कैसे करते हैं, किसी का थोड़ा सा झुक के। सो ये जो मेम्ब्रेन है थोड़ी सी स्पर्म की तरफ पुश होगी ताकि वो जो स्पर्म है उसकी एंट्री को इजीली करवा सके। सो फॉर दैट जो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये स्लाइटली एक छोटा सा कोन लाइक यहाँ पे रिसेप्शन बनाएगा। क्या करेगा, एक कोन लाइक रिसेप्शन बनाएगा, राइट, इस तरह से। सो दिस कोन लाइक रिसेप्शन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन कोन। क्या बोला जाता है इसे, फर्टिलाइजेशन कोन और कोन ऑफ रिसेप्शन। सो जिस पर्टिकुलर जगह पे ये कोन ऑफ रिसेप्शन बनेगी, यानी कि अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, इट इज रेडी टू रिसीव दैट स्पर्म, और इसी पर्टिकुलर जगह पे फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का क्या होगा, रिएक्शन होगा। ये फर्टिलाइजिन एग की मेम्ब्रेन फर्टिलाइजिन रिलीज करेगी और जो स्पर्म है ये एंटी फर्टिलाइजिन, ओके, एंटी फर्टिलाइजिन। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी नोन एज कोन ऑफ रिसेप्शन। सो जैसे ही यहाँ पे कोन ऑफ रिसेप्शन बन जाएगा, सो दिस स्पर्म विल बाइंड टू दिस कोन ऑफ रिसेप्शन। इस कोन ऑफ रिसेप्शन के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। जैसे ही यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, सो ये जो मेम्ब्रेन है, अब बेसिकली ये मेम्ब्रेन क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। सो दैट डिसॉल्वमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ड्यू टू द एंजाइम्स released by the sperm is known as depolarization of this membrane। यानी कि अब जो ये मेम्ब्रेन है ये क्या हो गई है, डीपोलराइज हो चुकी है, ये टूट चुकी है, इसका ब्रेकेज हो चुका है, इसमें आयंस का जो मूवमेंट था उसमें काफी बदलाव आ गए हैं। सो ड्यू टू दैट डीपोलराइजेशन क्या होगा, यहाँ पे जो एडिशनल स्पर्म का एंट्री होगा ये स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। सो दैट डीपोलराइजेशन विल cause the fast block to the polyspermy means it will prevent the additional entry of the sperms। is that clear to you? बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस ये हो रहा है, बड़े ही कंसंट्रेशन से इसको सुनिए। अब देखते हैं कि जब पहला रिएक्शन हो जाता है उसके बाद सेकेंड इवेंट में क्या होगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द इवेंट नंबर 2 इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन, आई मीन केमिकल एंड फिजिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहले इवेंट में हमने डिस्कस किया एक्रोसोम रिएक्शन के बारे में। सो एक्रोसोम रिएक्शन में देखिए क्या हुआ था कि जो स्पर्म का एक्रोसोम था, दिस वाज द एक्रोसोम ने रिलीज किए कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसने क्या रिलीज किए, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ने क्या किया, ये जो पहले कोरोना रेडिएटा की मेम्ब्रेन और जोना पेलिस्ट्रिडा की जो मेम्ब्रेन थी इसको ब्रेक कर दिया, राइट। यही सब होता है केवल और केवल एक्रोसोम रिएक्शन में। बाकी जो मैंने आपको चीजें बताई थी वो उसका पूरा का पूरा समरी था, राइट। एक्चुअली यही हो रहा है। अब सेकेंड केस में क्या होगा, आई मीन सेकेंड इवेंट में क्या होगा, देयर विल बी द कॉर्टिकल रिएक्शन। सो इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ एग, सो ये बेसिकली पूरी की पूरी एग की मेम्ब्रेन है। सो इसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट।
तो ये इसका ज़ोना पेलिसिडा का मेम्ब्रेन है और ये इसकी कोरोना रेडिएटा है, राइट। तो उसके बाद जो ये यहाँ पे ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर बेसिकली द कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स, राइट। ये क्या है? कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स। सो हमने देखा था इवेंट नंबर 1 में क्या हुआ था, द फर्स्ट ब्लॉक टू द पोलिस्पर्मी। जब वहां पे मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो गया था तो वहां पे क्या हो गया था, फर्स्ट ब्लॉक टू द पोलिस्पर्मी। एज सून एज दिस स्पर्म विल रीच, नाउ अब अगले इवेंट में क्या होगा, एक्रोसोम रिएक्शन जैसे ही कंप्लीशन की तरफ होगा तो जो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होंगे, तो ग्रैन्यूल्स बेसिकली ये वेसिकल्स ही हैं। सो जो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, अपने कंटेंट्स को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाहर की लेयर्स हैं, कोरोना रेडिएटा एज वेल एज ज़ोना पेलिसिडा, ये ग्रीन कलर में बना देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। सो क्या होगा कि जो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये अपने कंटेंट्स को यहाँ पे रिलीज कर देंगे। क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे, ताकि जो कोरोना रेडिएटा और ज़ोना पेलिसिडा का मेम्ब्रेन है ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। क्योंकि स्पर्म तो केवल एक ही फ्यूज करेगा। जब वो स्पर्म यहाँ पे पहुंच गया है, पहला तो किया अपने फर्स्ट ब्लॉक टू द पोलिस्पर्मी ड्यू टू द डीपोलराइजेशन, और जैसे ही अब इस एग को पता चल चुका है कि यही एक स्पर्म जो मुझे चाहिए था वो आ चुका है ड्यू टू द फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग, तो क्या करेंगे, जो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होंगे दे विल रिलीज देयर कंटेंट्स टू हार्डन द सरफेस ऑफ ज़ोना पेलिसिडा एंड द कोरोना रेडिएटा। तो एक्चुअली होगा क्या कि जिस पर्टिकुलर जगह से जो ये कोरोना रेडिएटा और ज़ोना पेलिसिडा का मेम्ब्रेन टूटा होगा ये दोबारा से ज्वाइन करना शुरू कर जाएगा आफ्टर द entry of that sperm. So that reaction is known as cortical reaction. So अगर मैं इसको define करूँ, so it is the reaction when the cortical granules fuse or release their contents to harden the membrane of zona pellucida and corona radiata to prevent the additional entry of the sperms. That is known as cortical reaction. और जब एक बार cortical reaction हो गया तो इसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वहाँ पे कोई एडिशनल स्पर्म का एंट्री हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हो जाता है, श्योर ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी, श्योर ब्लॉक। अब कोई भी एडिशनल स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती है। पहले में फर्स्ट ब्लॉक हुआ था, अब यहाँ पे श्योर ब्लॉक टू द पोलिस्पर्मी, राइट। इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस वाज द इवेंट नंबर 2। अब तीसरे इवेंट में क्या होगा, नाउ द थर्ड इवेंट विल बी द स्पर्म एंट्री। अब थर्ड इवेंट क्या होगा, अब इस स्पर्म को इसमें एंट्री भी लेना है। सो होगा क्या कि जैसे ही जो ये स्पर्म है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे पहुंचेगा, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल डिटेक्टेड एंड इट विल फॉर्म ए कोन ऑफ रिसेप्शन, जो मैंने आपको पहले बता दिया, इट विल फॉर्म ए कोन ऑफ रिसेप्शन। यहाँ पे ये क्या बना देगा, यहाँ पे कोन ऑफ रिसेप्शन डेवलप करेगा, और जो एग होगा, एग क्या करेगा, यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव की वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। सो कैल्शियम 2 पॉजिटिव की वेव्स प्रोड्यूस करने के कारण क्या होगा, जो ये स्पर्म है ये जल्दी से जल्दी इस एग में अपने आप को एंट्री करवाने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये हो रहा है स्पर्म एंट्री में। सो जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कौन हो गया, इसको पता चल गया, अब इनके बीच में केमिकल सिग्नलिंग हो गया। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से जो इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये यहाँ से रिलीज कर देगा। और न्यूक्लियस को रिलीज करने के बाद क्या करेगा, केवल इसका जो हेड पोर्शन, क्योंकि न्यूक्लियस तो केवल उसमें प्रेजेंट था, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया तो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, केवल और केवल हेड पोर्शन का न्यूक्लियस ही एंट्री मारेगा एग के अंदर। बाकी उसका टेल रीजन और नेक रीजन, टेल और नेक रीजन जो है वो वहां से स्टक ऑफ हो जाएगा, वो वहां से कट ऑफ हो जाएगा। केवल और केवल हेड रीजन का जो न्यूक्लियस है वही केवल इस एग की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर एंट्री कर पाएगा। सो दिस वाज द स्टेप नंबर 3, इवेंट नंबर 3, दैट इज द स्पर्म एंट्री,
इज दैट क्लियर टू यू? काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता नहीं कुछ भी इसमें अभी तक डिफिकल्ट चीजें चल रही हैं, राइट? तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि स्पर्म का कौन कौन सा पार्ट एग के अंदर बेसिकली एंट्री कर रहा है, तो अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल वाइज याद रखें तो केवल और केवल टेल रीजन ही जो स्पर्म का होगा वो रिमूव होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि केवल हेड जाएगा, लेकिन हेड के साथ साथ उसका नेक रीजन और उसका कॉलर रीजन, नेक कॉलर, और उसके बाद जो मिडल पीस रीजन होता है वो भी एंट्री करता है एग के अंदर। केवल और केवल टेल रीजन ही यहाँ से स्टक ऑफ होता है। जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट, वो पहले थोड़ा जल्दी जल्दी में बता दिया। अब फोर्थ इवेंट क्या होगा, जैसे ही ये मेल न्यूक्लियस या कह सकते हैं मेल पार्ट जो है न्यूक्लियस बेसिकली इस एग के अंदर एंट्री कर जाएगा, नाउ दिस egg will be activated. So this is the egg nucleus. Now this egg will be activated. So for the activation of that egg, it requires a zeta protein from the sperm. तो sperm एक zeta protein वहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जिससे ये अगेन उसको सिग्नल मिलता है कि अब तुम रेडी हो जाओ for the event of amphimixis और कैरियोगेमी, राइट? तो इस समय जब तक मैंने याद करिए oogenesis में बताया था कि जब तक यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा तो ये जो एग है ये मेटाफेज 2 की स्टेज में आके रुका हुआ है, और वहां पे कौन सा चल रहा था, प्रोफेज 2 में आके इसका जो डिवीजन है वो रुक गया है। अब वहां से आगे डिवीजन करने के लिए इसको चाहिए स्पर्म। तो क्या होगा, यहाँ पे जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर था, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर वहां से रिलीज हो जाएगा एज सून एज द स्पर्म विल एंटर द एग और द स्पर्म न्यूक्लियस विल एंटर द एग। और जैसे ही वहां से मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर रिमूव हो जाएगा, सो मेटाफेज के बाद नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स विल बी डेवलप्ड। जैसे ही एनाफेज वहां पे शुरू हो जाएगा तो मेयोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कितनी यहाँ पे ब्यूटीफुल बात है। अब क्या है कि मेटाफेज से आगे एनाफेज इसलिए नहीं स्टार्ट हो सकता है क्योंकि वहां पे सेल का क्या होना है, सेल का होना वहां पे कैरियोकाइनेसिस। सो फॉर दैट कंप्लीशन ऑफ मेयोसिस 2, ये जो एग है इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है, राइट? सो वो जो सेंट्रियोल देने का काम करेगा वो कौन करेगा, स्पर्म। और स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं है, तो स्पर्म को साइटोप्लाज्म देने का काम कौन करेगा, एग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये एक जीवन की जो डोर है ये कहाँ से शुरू होती है, ये जो जीवन के एक एस्पेक्ट्स हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये कहाँ से डेवलप होती हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेल ऑफ योर बॉडी। तो देखिए किस तरह से, जिस तरह से आप अपनी मैरिड लाइफ में या लाइफ में एक दूसरे का आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन आपके जन्म से पहले ही होना शुरू हो जाता है आपके सेल्स में जो आपके पेरेंट्स ने प्रोड्यूस किए हैं, राइट? सो एग क्या दे रहा है उसको, साइटोप्लाज्म, बदले में स्पर्म क्या दे रहा है उसको, सेंट्रियोल, क्योंकि उसके बिना उसका मेयोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा। और जैसे ही वहां पे मेयोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, दैट oocyte विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओवम। बात समझ में आई? सो जैसे ही वहां पे ओवम में डेवलप हो जाएगा, नाउ दिस न्यूक्लियस आफ्टर द फ्यूजन will be called as the female pronucleus। so जो female pronucleus होगा, बेसिकली इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। so यहाँ पे 2 पोलर बॉडीज होती थी, याद करिए 2 पोलर बॉडीज होती थी, ये आ गया मेल न्यूक्लियस और ये आ गया फीमेल न्यूक्लियस। so इसको हम कह सकते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब हो गए 4 इवेंट्स। नाउ इन द 5th इवेंट ये दोनों न्यूक्लियस क्या कर जाएंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे। जो 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियस किसके पास है, स्पर्म न्यूक्लियस के पास है, वो फ्यूज करेंगे 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एग के न्यूक्लियस के साथ, और वहां पे एक कंप्लीट 46 पेयर का बन जाएगा जाइगोट, एंड दैट इवेंट इज नोन एज कैरियोगेमी। सो कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, गैरी का मतलब होता है फ्यूजन। दिस इज आल्सो नोन एज एम्फीमेक्सिस। सो एम्फीमेक्सिस में क्या हो रहा है,
sperm nucleus, remember, will fuses with the egg nucleus. तो बहुत सारे बच्चे कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये गलत है. एग कभी भी मूव नहीं करता है, हमेशा स्पर्म मूव करता है, एंड इट विल फॉर्म द जाइगोट. बात समझ में आई? तो जाइगोट का मतलब क्या होता है? योक्ड टुगेदर, योक्ड टुगेदर. सो जो ये जाइगोट होगा, जाइगोट विल बी द फर्स्ट सेल, जाइगोट विल बी द फर्स्ट सेल ऑफ योर बॉडी. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था ये पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन का. हमने ये देखा कि कौन कौन से यहाँ पे इवेंट्स आ रहे थे, राइट. हमने ये आपको पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में बता दिया, ज़्यादा लेक्चर्स की जरूरत पड़ी नहीं है यहाँ पे बेसिकली. सो ये थे 5 इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन में हो रहे थे. अगेन अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसको बनाने के लिए. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट. सो ये सारी चीज़ें आप पहले अच्छे से नोट कर लें. तो अगर मैं बात करूं व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो मैं पॉइंट्स बोलता जाता हूं, आप साथ साथ में लिखिए. तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है दैट इज इट स्टिमुलेट्स द एग टू मैच्योर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी वो एग मैच्योर होगा, तभी वहाँ पे जाइगोट बनेगा. देन इट एक्टिवेट्स द ओवम, इट विल एक्टिवेट द ovum to develop into a zygote through the mitosis, and it restores the original number of the parents. क्योंकि देखिए 23 क्रोमोसोम 23 46 आ गया तो ओरिजिनल नंबर वहाँ पे क्या हो जाता है? रिस्टोर हो जाता है. और वो जो एग है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, एग विल बिकम मोर एक्टिव, एंड इट विल ब्रिंग द स्पर्म सेंट्रियोल. तो स्पर्म सेंट्रियोल को वो लाता है एग के पास ताकि वहाँ पे फ्यूजन हो जाए. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. ये तो आपने पढ़ा ही होगा. उसके बाद वेरिएशंस जो आती हैं इंडिविजुअल्स में, दैट इज ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन ऑल्सो स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ पॉलीस्पर्मी. एडिशनल स्पर्म की वहाँ पे एंट्री वो नहीं होने देता है. सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. आई होप you all have enjoyed this particular topic, and if you have any suggestions, please comment in the comment section and do like our video and subscribe the channel. So till then, stay safe, stay healthy, and bye bye.